हेलो गाइस, आई एम एस के सिंह और मैं अपने चैनल इंग्लिश बाय एस के सिंह में आपके लिए क्लॉज वर्दी का इम्पॉर्टेंट वर्क जस्टिस हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो गाइस, इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन से पहले मैं इसके कैरेक्टर को आपको बता दूँ। तो देखिए गाइस, ये ड्रामा है। जस्टिस ग्लासवर्दी का एक ड्रामा है जो 1910 में लिखा गया था। और अगर इसके प्लॉट की बात करें तो ये एक सोशल क्रिटिसिज्म है और लोकेशन इसका इंग्लैंड और लंदन है। आ जाते हैं इसके कैरेक्टर का। तो सबसे इसका जो मेन कैरेक्टर्स है विलियम्स फॉल्डर। तो विलियम फॉल्डर इसका मेन कैरेक्टर है और यह लॉ फर्म में एक जूनियर क्लर्क होते हैं। फोल्डर लॉ फर्म में एक जूनियर क्लर्क होते हैं और इनकी उम्र 23 वर्ष होती है। और यह एक कंपनी के 9 पाउंड के चेक को 90 पाउंड में बदल देते हैं। इस पर इनकर पर फॉर्जरी का मुकदमा चलता है और ये जेल जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हैं रूथ हॉनीवेल। रूथ हॉनीवेल यह एक विवाहित महिला होती हैं और इनके 2 बच्चे होते हैं। इनका पति शराबी होता है और एक बुरे व्यवहार वाला होता है। फोल्डर इसी से प्रेम करते हैं और इसी के लिए इन्होंने फर्म में घपला किया होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर पे आते हैं रॉबर्ट कॉक्सन। रॉबर्ट कॉक्सन्स यह मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं उसी फर्म में। और यह इनकी उम्र 60 साल होती है और ये चश्मा लगाने वाले व्यक्ति होते हैं और तथा अनुशासन में रहना पसंद करते हैं और अनुशासन प्रिय होते हैं। इनका फोल्डर का सपोर्ट करते हैं जिस समय इनके पर केस चलता है और केस के बाद भी जब रिलीज़ होते हैं वहाँ से, तो उस समय भी इन्होंने फोल्डर का सपोर्ट किया था। नेक्स्ट कैरेक्टर पे आते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं जेम्स एंड वॉल्टर हाउ। तो देखिए, जेम्स और वॉल्टर हाउ यही लॉ फर्म के ओनर होते हैं और यही 2 आपस में पार्टनर भी होते हैं और पिता पुत्र का आपस में इनका संबंध होता है। जेम्स पिता होते हैं और वॉल्टर इनका पुत्र होता है। नेक्स्ट आते हैं डेविड। डेविड ये भी फर्म का एक जूनियर क्लर्क होता है और जब ये घपला होता है तो सबसे पहला शक इसी के ऊपर जाता है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर में आ जाते हैं मिस्टर जस्टिस प्लॉट। यह जज होते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर पे। हेक्टर फ्रॉम यह एक यंग एडवोकेट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं विस्टर्स। विस्टर्स एक डिफेक्टिव होते हैं जो कि स्कॉटलैंड यार्ड के होते हैं और एक यह पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं इस ड्रामा में। नेक्स्ट आते हैं हेक्टर फॉर्म यह ट्रायल के दौरान फोल्डर के लॉयर होते हैं। जिस समय इन पे मुकदमा चलता है उस समय ये फोल्डर के लॉयर होते हैं। फिर आ जाते हैं हेरोल्ड क्लेवर्स यह ट्रायल्स में काउंसलर का कार्य करते हैं। कैप्टन डैक्सन यह जेल के गवर्नर होते हैं। द र्यू हॉग मिलर ये जेल के कैप्टन होते हैं। एडवर्ड्स एलिमेंट्स ये जेल में डॉक्टर होते हैं। और स्वेडल ऑफिस में काम करने वाले एक लड़के का नाम होता है। और वार्डर जेल में वार्डन का मुख्य चीफ होते हैं, यानी कि जेल के वार्डन के मुख्य चीफ होते हैं। तो गाइज़, ये इनके मेन कैरेक्टर रहे हैं। अब मैं स्टोरी को आपको एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि अब मैं जो स्टोरी बताऊंगा तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं इस स्टोरी का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन। देखिए, जस्टिस नाटक की जो शुरुआत होती है वह जेम्स हाउ के ऑफिस से होती है जो सॉलिसिटर तथा जूनियर क्लर्क हैं। रॉबर्ट कॉक्सन को जब पता चलता है कि जो चेक उसने 9 पाउंड का इशू किया था उसको 90 पाउंड का कर दिया गया है और इसका दोष जूनियर क्लर्क विलियम फोल्डर पर आता है। वह एक विवाहित स्त्री से प्रेम करता है और उसका पति ही शराबी और बुरे व्यवहार वाला होता है। रुथ हॉनीवेल वॉल्टर के ऑफिस में आती है और फोल्डर से मिलने को कहती है। कॉक्सन कहता है कि यह ऑफिस के नियमों के खिलाफ है, लेकिन जब यह जोर देकर कहती है कि यह उसके जीवन और मृत्यु का मामला है तो वह उसे फोल्डर से मिलने की अनुमति देता है। रुथ हॉनीवेल फोल्डर से कहती है
कि उसके पति ने उससे मारपीट की है और उसे मारने वाला है, तो वह अपने 2 बच्चों को लेकर यहाँ आई है। फोल्डर कहता है कि वह इंग्लैंड से बाहर जा रहा है। फिर वे पति पत्नी होने का बहाना बनाते हैं। रुथवेल को खरीदारी के लिए कुछ रुपए की आवश्यकता है। तब वह फोल्डर से रुपए मांगती है और वह उससे कहती है कि मुझे रुपए दे दो। यह सोचकर कि फोल्डर उसके साथ आने में हिचकिचा रहा है, वह कहती है, जब उसको यह पता चलता है कि फोल्डर उसके साथ आने में हिचकिचा रहा है, तो वह कहती है कि वह अपनी पति के साथ ही रहेगी, चाहे उसकी जान क्यों न चली जाए। परंतु फोल्डर उससे कहता है कि वे जाएंगे, वे उसके साथ चलेगा और वह उससे 11:45 पर रात में बुकिंग ऑफिस पर आने को कहता है। इसी बीच जेम्स हाउ जूनियर पार्टनर हिसाब देख रहा होता है। जो मेन ओनर होते हैं वो हिसाब किताब देख रहे होते हैं और वह कुछ घोटाला पाते हैं। किसी ने 9 पाउंड के चेक की जगह 90 पाउंड कर दिया है। वॉल्टर कहता है कि उसने चेक कॉक्सन को दिया था। लंच का समय होने के कारण उसने यह चेक डेविस को दिया था। इसी कारण सबसे पहले शक डेविस के ऊपर जाता है। इसी बीच चेक को कैशियर्स काउले को बुलाया जाता है। कैशियर काउले को बुलाया जाता है ताकि वे चेक भुनाने वाले को पहचान सकें। उसने फोल्डर की ओर इशारा करते हुए बताया कि चेक उसने भुनाया है, अर्थात फोल्डर ने भुनाया है। फोल्डर अपना दोष स्वीकार कर लेता है और कहता है कि वह धन लौटा देगा। वाल्टर और कॉक्सन जेम्स हाउ से फोल्डर को माफ़ करने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन वह सोचता है कि इस प्रकार के व्यक्तियों को जेल में रखा जाना चाहिए। इसी बीच डिटेक्टिव सर्जेंट विस्टर्स आता है और फोल्डर को ले जाता है। कोर्ट ऑफ जस्टिस में बैरिस्टर्स, रिपोर्टर्स, जर्नीमैन आदि हैं। फोल्डर का केस जारी है। 7 जुलाई को उसने क्राइम किया। 18 जुलाई को वह पकड़ा गया और जेल गया। अक्टूबर में उसके केस की सुनवाई है। उसका वकील हेक्टर फ्रेम है। दूसरा वकील हेराल्ड क्लेवरर है और हेक्टर फ्रेम कहता है कि उसने यह जानबूझकर नहीं किया है। उसने अपना मानसिक संतुलन खो चुका था, इस कारण ये क्राइम किया है। परंतु हेराल्ड क्लेवर इन बातों को झूठ बताता है और फोल्डर को 3 साल की सज़ा हो जाती है। 24 दिसंबर प्रिजन्स गवर्नर का मुख्य कमरा जेल वार्डर वुडर आता है और कॉक्सन गवर्नर के पास जाता है फोल्डर से मिलने के लिए, परंतु गवर्नर इसको नियम विरुद्ध बताते हुए उसको मान कर देता है और उसको मना कर देता है। फोल्डर्स गवर्नर से कहता है कि उसको सुबह को नींद नहीं आती है और उसको नर्वसनेस बहुत महसूस होती है। 2 साल के बाद कॉक्सन के कमरे का दृश्य। फोल्डर को 3 साल की सज़ा हुई, परंतु अब वह 2 साल में बाहर आ गया है। वह रुथ हैनिवेल से मिला तो वह बहुत दुबला हो गया होता है और वह उसकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास पहले से ही पालने के लिए 2 बच्चे होते हैं। फोल्डर कॉक्सन से मिलने आता है और वह उससे बताता है कि उसने नई जगह नौकरी की है, परंतु कर्मचारियों की वजह से उसको नौकरी छोड़नी पड़ी है। जेम्स फोल्डर को नौकरी देने से नहीं देना चाहता है, परंतु वॉल्टर उसकी मदद करने को कहता है। जेम्स उससे रुथ को भूल जाने को कहता है, परंतु फोल्डर मना कर देता है। रुथ ऑफिस में आती है। जेम्स कहता है कि यदि फोल्डर को ऑफिस में काम करना है तो रुथ को फोल्डर को छोड़ना पड़ेगा। रुथ उसको छोड़ देती है। फोल्डर निराशा में टूट जाता है। इसी बीच डिटेक्टिव सर्जेंट वेस्टर्स वहां आ जाता है और कहता है कि फोल्डर को नियमित अंतराल पर पुलिस स्टेशन में सूचित करना होता है और उसने जॉब पाने में गलत रेफरेंस दिया है और वह उसको अरेस्ट करने आया है। फोल्डर और रुथ अंदर बातें कर रहे होते हैं कि विस्टर अंदर आ जाता है। फोल्डर उसको देखकर बाहर कूद जाता है, यानी ऑफिस के बाहर खिड़की से कूद जाता है और उसकी गर्दन टूट जाती है। इसी बीच रुथ बेहोश हो जाती है। तो इस तरह ये नाटक का ड्रामा का हिंदी सारांश मैंने बताया है गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।